हाय दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। निमी बैंक के असाइनमेंट प्रीवियस क्वेश्चन के पार्ट 6 को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चूँकि इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें 1 से 50 वीडियो को सॉल्व करा दिया हूँ। अब 150 से 180 यानी 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए टाइम न लेते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टीवी रिसीवर। चूँकि जो टीवी रिसीवर होता है उसमें हम स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग करते हैं। आपने घुमा के ऐसे देखा भी होगा, उस वोल्टेज को कम करते हैं और बढ़ाते हैं, मतलब डाउन करते हैं, लो करते हैं और हाई भी करते हैं। तो वही स्टेबलाइजर की यहाँ बात किया है, तो हम वहाँ बताएंगे कि टीवी रिसीवर में उस स्टेबलाइजर का उपयोग करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ये करेक्ट आंसर है। आगे है, इन्वर्टर का कार्य क्या है? आप जानते हैं इन्वर्टर जो होता है तो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो होता है रेक्टिफायर। एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो इन्वर्टर होता है। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? रेक्टिफायर। तो इसमें पूछा है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला यंत्र कौन सा है? इन्वर्टर। इसमें पूछा क्या काम है इन्वर्टर का, तो आप बताएंगे डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है कौन? इन्वर्टर। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर क्या है? इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर क्या है? आपका ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। ये इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको जवाब देना है, उसका उद्देश्य होता है, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप। इसमें ए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है इसमें। आगे बढ़ते हैं। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो आप इसमें बताएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर। आगे चलते हैं। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो नियत वोल्टेज होता है उसमें वोल्टेज नियत रहेगा, वो किस पर काम करेगा? आपका इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फेरो अनुनादित सिद्धांत पर कार्य करेगा। फेरो अनुनादित सिद्धांत पर कार्य करेगा। आगे है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर सी नंबर है, टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर में एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? इसमें प्रकार पूछा है, तो इसमें से सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है। कौन सा है? मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है। आगे है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपने मल्टीमीटर का बहुत ही यूज किया होगा, ये मल्टीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मल्टीमीटर से क्या करते हैं, शॉर्ट को हम चेक कर सकते हैं, मतलब कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, और उसमें एसी को वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एम्पियर उसमें चेक कर सकते हैं, और ओम उसमें चेक करते हैं। मल्टी मतलब उसमें एक से अधिक चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं, वो मल्टीमीटर होता है। इसमें मल्टीमीटर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? साधारण इन्वर्टर जो होता है उसमें महत्वपूर्ण चरण होता है, पहले दोलक होगा, इसके बाद एम्पलीफायर होगा, इसके बाद ट्रांसफार्मर होगा। ये 3 चीज़ें होती है क्रम बाई क्रम। तो इसमें आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपके सामने ये प्रश्न, वर्ग तरंग इन्वर्टर उपयोग कहाँ किया जाता है? जो वर्ग तरंग इन्वर्टर होता है
वो सामान्य प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किया जाता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्क्वायर वेव का, तो इसमें हो जाएगा प्रकाश व्यवस्था, मतलब डी नंबर आपका करेक्ट आंसर। यूपीएस में बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। यूपीएस में बैकअप समय जो बढ़ाया जाता है वो बैटरी के क्षमता के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसमें हम जब बैटरी की क्षमता बढ़ा देंगे तो यूपीएस की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे है द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है। उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रदान कर देंगे तो उसमें सल्फेट दोष को रोका जा सकता है। किसमें, द्वितीयक सेल की बात किया है। द्वितीयक सेल में ये क्रिया करने से ट्रिकल चार्जिंग प्रदान करने से सल्फेट दोष को रोका जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज को विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज आपूर्ति करता है। तो इसमें से आपका पूछ क्या रहा है, यूपीएस में कौन सा हिस्सा पूछा है, वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है। तो वोल्टेज की आपूर्ति उसमें बैटरी करेगी, क्योंकि उसमें बैटरी होती है। बैटरी नहीं रहेगी तो बैटरी उसकी वोल्टेज की पूर्ति नहीं करेगी, बैटरी होती है वही उसकी पूर्ति करेगी। आगे चलते हैं। सेल को लोड करने के दौरान प्रभाव पड़ता है, धारा सख्त गिर जाती है और शून्य हो जाती है। क्या पूछ रहा है, सेल लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा सख्त गिर जाती है और शून्य हो जाती है। इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब ध्रुवीकरण। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर ध्रुवीकरण करेक्ट आंसर है। ध्रुवीकरण की वजह से इसमें धारा गिर जाती है और शून्य हो जाती है। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। यदि कम बैकअप हो रहा तो उसका कारण हो सकता है बैटरी पर्याप्त चार्ज नहीं है, मतलब डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त नहीं है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। कम बैकअप क्यों होगा, जब उसकी बैटरी की क्षमता कम होगी तो कम बैकअप होगा। तो डी नंबर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष। यदि यूपीएस में वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो क्या दोष हो सकता है उसमें जब हम इनपुट कराएंगे तो तभी तो सामान्य से अधिक हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे दोषपूर्ण फीडबैक, जो उसका फीडबैक है दोषपूर्ण होगा, तभी उसमें आउटपुट में क्या ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। आगे है, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। पूरे लोड के साथ यदि ट्रिप कर रही है तो उसमें कारण हो सकता है गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण वो ट्रिप कर सकती है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये आपका आ गया पावर जनरेशन एंड सबस्टेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन आगे। तो इसमें पूछा गया है बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कोयला हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। पारंपरिक बिजली उत्पादन का मतलब एक बार उपयोग करने के बाद उसको दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते, वो हो जाता है पारंपरिक उत्पादन। तो इसमें से जो ऑप्शन दिख रहा है पवन को हम एक बार उपयोग करने के बाद कर सकते हैं, ज्वारी को कर सकते हैं, सौर शक्ति को कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें एक बार उपयोग करने के बाद इसकी अपेक्षा तीनों ऑप्शन की अपेक्षा इसको एक बार उपयोग करने के बाद कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु जो ऑप्शन में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका उपयोग नहीं कर सकते उसमें उत्पादन को। आगे चलते हैं, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, चूँकि जो पावर लाइट बनाते हैं, सौर ऊर्जा बनाते हैं, उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम लगाते हैं। सिलिकॉन के ही सेमीकंडक्टर होता है, इसी का उपयोग करते हैं सिलिकॉन का।
परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा सब स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? वही है सिलिकॉन है। सिलिकॉन आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री वो सिलिकॉन ही है। आगे चलते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? गैर पारंपरिक मतलब एक बार उपयोग करने के बाद भी उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद भी उसका बार बार उपयोग हम कर सकते हैं, वो गैर पारंपरिक ऊर्जा हो जाता है। उसके अंतर्गत आ जाता है आपका हवा, विंड। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत इसमें सूर्य है, जो कि सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है। आगे है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स का नाम क्या है? एक्स का ये नाम है जो, तो टैंक दिख रहा है, इसको हम सर्ज टैंक बोल सकते हैं। ऑप्शन में मेरे है सर्ज टैंक। ये कौन सा है? सर्ज टैंक है। तो इसमें से आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, सर्ज टैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये सर्ज टैंक। आगे चलते हैं। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का नाम क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का नाम इसमें पूछा है, तो इसमें हो जाएगी सूर्य की किरणें। चूँकि सूर्य की किरणें एक सूर्य की किरणें इसमें से प्रकृति का मूल कण है। सूरज की किरणें एक बार उपयोग करने के बाद भी ये समाप्त नहीं होती। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? इसमें कम एफिशिएंसी, पुअर एफिशिएंसी, कम दक्षता इसमें से सही आंसर होगा। उसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो आंसर सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। उसमें पूछा था कम वो आउटपुट वोल्टेज का रीजन क्या है? क्या पूछा था? गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? अच्छा, मुख्य नुकसान पूछा था, तो उसमें कम एफिशिएंसी होगा, ना कि स्थिर उत्पादन। ये 3 आंसर नहीं होंगे। आगे है आपका 178। कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होती है? भारी जल की शुद्ध शक्ति की इसमें पूछा गया है संयंत्र की। चूँकि जो थर्मल होता है उसमें संयंत्र होता है जिसमें पानी भरते हैं और फिर पानी को गर्म करते हैं, किसमें? कोयला जलाकर। तो इसमें बोला है थर्मल की बात किया है, थर्मल उत्पादन। इसमें आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से शक्ति संयंत्र में भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होती है? तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, डी नंबर। पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? इसमें जो टरबाइन कंट्रोलर होता है वही तो हवा की गति को महसूस करेगी। ये टरबाइन कंट्रोलर मतलब बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका आवेग टरबाइन। आवेग टरबाइन का उपयोग किया जाता है। हम टरबाइन के बारे में वीडियो बनाए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो फाइल में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी टरबाइन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही, और इसके अगले प्रश्न के बारे में मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू।